हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है एकेम राघव और स्वागत है आपका प्रिसीजन आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास है, आज की हम क्लास में हम जो इकोलॉजी एंड जो इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है, इसको हम कवर करने की यहाँ पे कवर करेंगे। क्योंकि इसमें अभी आप देखेंगे कि जो यूपीएससी का जो 2024 का जो प्री है, उसको देखते हुए ये कुछ क्लासेस हैं। हालांकि ये प्री स्पेसिफिक नहीं है, ये आप इसको देख सकते हैं। अगर आप प्री इस बार देना चाह रहे हैं या देने की सोच रहे हैं, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। क्योंकि इस क्लास में पूरा अब तक का पूरा जो है अपडेट के साथ इसमें जो है पूरा कवर कराया जाएगा। कंटिन्यूसली ये क्लासेस चलेंगी, आपको वीक में आपकी क्लासेस जो है आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेगी, लेकिन आपको कंप्लीटली अपडेट के साथ मिलेगी। प्लस इसके जो की नोट्स की तरह आप इसको फॉलो कर सकते हैं। प्लस आप इसके जो रनिंग नोट्स हैं, इनको भी आप साथ में बनाते चलिएगा। ये मेरा आपसे सजेशन है। तो चलिए बात कर लेते हैं, जैसे हम शुरू कहाँ से करेंगे। तो मैंने पहले बताया आपको, ये जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट का जो अपडेटेड क्लास होगा, हम शुरू कहाँ से करेंगे। यानी कि जो हमारा जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन कंजर्वेशन का जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में, यहाँ से हम कवर करेंगे। इसकी जो इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, जैसे कि हम बात करें जो आईयूसीएन है, यहाँ से हम अपनी क्लास को कवर करेंगे। इसका यहाँ पे रीजन लेने का ये है कि आईयूसीएन को हम पहले क्यों कवर कर रहे हैं, क्यों हम अपना स्टैटिक नहीं कवर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या है कि जब हम जैसे मान के चलिए न्यूज़पेपर में, जब भी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना कि जब से कोई स्पीसीज आई। अब जैसे आप इधर देखेंगे कि जो ब्राउन बियर है, हिमालयन ब्राउन बियर है, इसका स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि सीआर। आज ये सब आपको सीखने को मिलेगा कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड का क्या मतलब होता है, ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि जब आप देखोगे तो न्यूज़पेपर में आता रहता है, हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो आप देखोगे कि इसको कैसे डिसाइड किया जाता है, इसके चलते हुए देखते हुए ये इस क्लास को यहाँ पे रखा गया है कि ताकि पहले हम आईयूसीएन को कवर कर लेते हैं, ताकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो न्यूज़पेपर में आती हैं, वो आपको एक समझ विकसित करने में हेल्प कर सके। इसको देखते हुए आईयूसीएन का टॉपिक पहले रखा गया है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जो हमारे क्लास में क्या क्या होगा। जैसे कि हम इसमें जो होगा, पहले हम बेसिक पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, बेसिक को डिस्कस करेंगे। बेसिक के बाद हम जो एडवांस का जो है, एडवांस का यानी कि हम यूपीएससी लेवल की बात करें, तो वो आपका पूरा कवर कराया जाएगा। इसमें आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पूरा आपको यहीं पे ही कवर कराया दिया जाएगा, ठीक है। बेसिक के साथ साथ प्लस इसके साथ साथ जो आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चंस वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। वो जो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे, वो इसी क्लास के बेस पे ही क्वेश्चंस जो है डिजाइन किए गए हैं। यानी कि अगर आप इस क्लास को फॉलो कर लेते हैं और वो जो 4 से 5 क्वेश्चन है, अगर आप उनको 5 क्वेश्चन है जैसे मान के चलिए, तो 5 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं सही, तो इसका मतलब है कि आपको वो जो क्लासेस, ये जो क्लास होगी पूरा क्लियर हो गई है। आपको एक की नोट्स बना लीजिएगा, इससे रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब जैसे कि अभी अपना प्यारा भारत है। अब भारत में क्या है कि अब जैसे यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन देखेंगे, सॉइल की कंडीशन, अगर यहाँ पे हम सॉइल की कंडीशन को देखते हैं, यहाँ डिफरेंस है। अगर ये राजस्थान का रीजन है, तो यहाँ का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है ये अलग अलग है। अगर नॉर्थ की यानी कि जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाला जो एरिया है, उसमें बात करेंगे, तो यहाँ की जो टोपोग्राफी है, उच्चा उच्च जमीन है, सॉइल है, और आप देखेंगे ना तो यहाँ के मतलब डिफरेंट डिफरेंट। और फिर आप जो यहाँ पे देखेंगे जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसको भी देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। यहाँ पे आप जैसे जैसे देखेंगे गंगा का जो मैदान है, खादर खादर जिसको बोलते हैं, बांगर खादर, ये सब आपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि जैसे सॉइल की डाइवर्सिटी है, ये देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पे जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट की जो कंडीशन है, ये भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी। यानी कि अलग अलग रीजन में क्लाइमेट का भी कंडीशंस अलग अलग होता है। जैसे कि राजस्थान में देखेंगे, वहाँ पे 10 सेंटीमीटर की बारिश होती है, 10 सेंटीमीटर की बारिश होती है। तो ये क्या है, अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन है। और फिर अगर देखें जो टोपोग्राफी है, यहाँ पे जो टोपोग्राफी है, ये भी अलग अलग एरिया में डिपेंड करती है। तो पूरा ओवरऑल देख सकते हैं कि जो भारत की जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग एरिया में अलग अलग डाइवर्सिटी है। तो इसका मतलब है कि जब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे अलग अलग जीव जंतु होंगे। अगर हम मान के चलते हैं जैसे कि हम जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया लेते हैं, यानी नॉर्थ का जो सबसे उसमें रीजन है, इसमें क्या है, सबसे डाइवर्सिटी अधिक होगी। तो क्या होगा, अलग अलग यहाँ पे जो जीव होंगे, उनके क्या होंगे, आवास होंगे, यानी कि हैबिटेट। यानी क्या है, उनके आवास होंगे, हैबिटेट होंगे। आवास का मतलब आप कर सकते हैं घर, यानी कि जहाँ जीव रहते हैं वो उनका घर होगा अलग अलग। तो इनको क्या होगा, इन्हीं में से किसी को क्या होगा, खतरा अधिक होगा। यानी कि जो थ्रेट है, इन्हीं जो स्पीसीज होगी नॉर्थ रीजन में, तो उसमें क्या है, किसी किसी को खतरा अधिक होगा, किसी को खतरा कम होगा, या किसी को होने की स्थिति में होगी। यानी कि जो किसी को, जैसे अब मान के चलते हैं कि जैसे कि ये हिमालयन ब्राउन बियर है, अब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि ये खतरे में है। इसकी जो पॉपुलेशन है लास्ट 10 ईयर में, अभी हम इसको पूरा बेसिक से डिस्कस करेंगे, तो क्या खतरे में आ गई है। तो 90% जब पॉपुलेशन खतरे में आ गई, इसका मतलब है कि हमें इसको कंजर्वेशन करने की जरूरत है। अभी ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि अब ये रीजन में है, जब यहाँ पे ब्राउन बियर रह रहे हैं, तो जब इनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी तब हम आके इनका कंजर्वेशन करेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पहले से इनका जो है कंजर्वेशन करेंगे, मैनेज करेंगे, ताकि एक
जो इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है ये पूरा मेंटेन रहे। ठीक है, और इसी में से कुछ जो होने वाली जो यहाँ पे जो जीव जंतु हैं, प्रजातियां हैं, इनका जो क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो इनको देखते हुए क्या व्यवस्था बनाई गई है, जैसे कि नेशनल पार्क है। तो नेशनल पार्क में क्या होता है, जैसे नेशनल पार्क में जो यहाँ पे स्पीसीज होती है, इनका यहाँ पे क्या रखा जाता है, ख्याल तो रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन अधिक होता है। यानी कि कहें यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं अधिक नहीं होती। इसका रीजन क्या है, जैसे अब जहां भी रिस्ट्रिक्शन अधिक होगा, इसका मतलब है कि वहां पे जो स्पीसीज जो है, वहां पे मान के चलिए कि ये जो ब्राउन बियर ही है, अगर ये किसी भी नेशनल पार्क में पाया जा रहा है, तो आप देखेंगे वहां पे रिस्ट्रिक्शन अधिक होगी। क्यों? क्योंकि इसका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो इस रिस्ट्रिक्शन का मतलब है वहां पे नो ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती, वहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, चारा वगैरह कोई भी वहां पे इंक्लूड नहीं कर सकते, ना ही वहां से कैरी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से बनाया गया जो अगला हमारा है, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें क्या होता है, इसमें नेशनल पार्क की तुलना में रिस्ट्रिक्शन थोड़ा कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे हम बात करें जो चारा है, जो जानवरों के लिए दिया जाता है, तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा बहुत हल्की, मतलब कहें तो थोड़ा सा जो रिस्ट्रिक्शन कम होता है, और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है। और फिर जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसका मतलब है कि जब वो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है, तो यहाँ पे ऐसी प्रजाति को जो रखा जाएगा, ऐसी प्रजातियों को यहाँ पे रखा जाएगा जिनका कंजर्वेशन करने में, या इनको कहें तो जो थ्रेट है थोड़ा अधिक नहीं होगा, यानी कि कम होगा। ऐसी प्रजातियों को यहाँ पे रखा जाएगा कि जिन पे खतरा कम होगा, या तो किसी एक प्रजाति को ही यहाँ पे संरक्षण किया जा सकता है। जैसे कि हम बात करें घड़ियाल। घड़ियाल ये क्या है, घड़ियाल आप देखेंगे चंबल नदी में पाया जाता है। तो चंबल नदी में जब पाया जाता है और कोई स्पीसीज वहां पे मिलती नहीं, तो क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो उसी का ही संरक्षण यहाँ पे किया जाएगा। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी तरीके से डिजाइन की गई है। फिर आगे चल के देखेंगे जो कम्युनिटी रिजर्व होता है, जैसे कि हम बात करते हैं जो कम्युनिटी जो रिजर्व है, जब इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, तो उसे कम्युनिटी रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें कि अगर आपने कहीं भी देखा होगा कि आसपास के कोई अगर बड़ा सा मंदिर है आसपास में, तो वहाँ के जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनको काटा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन, उसको काटते नहीं है। तो एक ऑप्शन ये भी है। फिर इसके साथ साथ जो कंजर्वेशन रिजर्व होता है, जैसे कंजर्वेशन रिजर्व में क्या होता है, जैसे मान के चलिए एक नेशनल पार्क यहाँ पे है और दूसरा नेशनल पार्क यहाँ पे है, ये क्या है, अब ये दोनों तो कनेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि जो इसकी स्पीसीज है, जो यानी कि इस नेशनल पार्क 1 एंड नेशनल पार्क 2, ये दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी है, इसको भी हमें कंजर्वेशन करने की जरूरत है, यानी कि संरक्षित करने की जरूरत है। प्लस एक नेशनल पार्क के बाहर ये एक कोर एरिया होता है, एक बफर जोन होता है। तो जो नेशनल पार्क होता है, ये कोर एरिया की जो यहाँ पे जो बफर एरिया है, इसको संरक्षण करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हम इसको संरक्षण नहीं किया गया, तो ह्यूमन एक्टिविटी जब इन्वॉल्व हो जाएगी, मान के चलिए कि अगर इन्वॉल्व हो रही है, तो क्या धीरे धीरे इनको यहाँ पे जो स्पीसीज है, इन पे जो है खतरा उत्पन्न हो जाएगा, और नेशनल पार्क का जो मतलब रिस्ट्रिक्शन एरिया है, वो यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा ही। साथ साथ क्या है, जो यहाँ की स्पीसीज है, तो ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये यहाँ पे जनरेट होगा, जिसकी वजह से किसी न किसी रूप में जो यहाँ पे जो प्रजातियां हैं, उनको यहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसको कंजर्वेशन करने के लिए एक बफर जोन बनाया जाता है, उसको ही यहाँ पे मतलब कि कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में देखा जाता है, ताकि जो नेशनल पार्क का जो बफर जोन है उसको भी कंजर्व किया जाए, ताकि ये जो स्पीसीज है इनको कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण किया जा सके, अच्छे से पूरा जो है इनकी देखभाल के साथ कवर किया जा सकते हैं। होपफुली ये आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे, जो हम बात करेंगे आईयूसीएन की। पहले हम कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में आपको जरूर ये रियलाइज होगा कि हमने जो कवर किया है, तो मोस्ट ऑफ द चीजें हैं सारी इसमें कवर हो गई हैं, और आपको ये जरूर रियलाइज होगा कि ये क्लास जो होगी कितने इफेक्टिव है, कितना क्वालिटी कंटेंट है, ये इसका रिव्यू आपको खुद पता चल जाएगा। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए, अगर हम बात करते हैं जो आईयूसीएन है, आईयूसीएन की अगर हम बात करें, तो आईयूसीएन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आईयूसीएन, ये इसका फुल फॉर्म है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि स्टैब्लिशमेंट हुआ था। और जिसका हेड ऑफिस है, यानी कि बात करें जो हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप एसएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। फिर अगर आईयूसीएन के मोटो की अगर हम बात करें, तो ये मोटो होगा यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, ये इसका मोटो है। अब ये आईयूसीएन करता क्या है, यानी कि इसका वर्क क्या है? ये क्या करता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको कंजर्वेशन करता है, उनको संरक्षण प्रदान करता है, और सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो उनका कैसे सस्टेनेबल यूज हम कर सकते हैं उसके बारे में एक जो है डेटा प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, जैसे कि रिसर्च भी करता है। रिसर्च करता है, रिसर्च करने के बाद जो डेटा गैदरिंग है उसको कलेक्ट करता है, फिर इसके बाद जो एनालिसिस करता है। इसके बाद जब पहले रिसर्च कर लेता है, फिर डेटा जो उसको उसके पास आ जाते हैं, फिर उसको एनालिसिस करने के बाद ये क्या करता है, यहाँ पे एक जो है रेड लिस्ट जारी करता है, जिसमें बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, जैसे कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वनरेबल। ये जो
स्टेटस है ये सब इसी रेड लिस्ट में दिया जाता है। ठीक है, फिर जो IUCN है, अब जब उसने रिसर्च कर लिया, डेटा गैदरिंग कर लिया, एनालिसिस भी कर लिया, लेकिन रेड लिस्ट जारी कर दिया। अब रेड लिस्ट जारी कर दिया तो लेकिन इसके साथ साथ जो जितनी वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं इनको इकट्ठा लाने के लिए भी तो प्रयास करना चाहिए, ताकि जो यहाँ पे जो जीव जंतु जो स्पीसीज हैं जिनको खतरा है उनको एक संरक्षण मिल सके। सारी कंट्रीज को एक करने के लिए क्या कर दिएगा, इसी कैटेगरी में ही, यानी कि जो रेड लिस्ट है इसी में ही द कैटेगरी हैज बीन क्रिएटेड टू कलेक्ट ऑल कंट्रीज। तो इसमें क्या किया कि इसमें कैटेगरी 1 से लेकर के 6 तक IUCN के द्वारा बनाई गई हैं। कैटेगरी 1 में एक आती है 1A, जिसमें क्या है स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व जो होते हैं, यानी कि वो प्रकृति पर ही छोड़ दिए गए हैं। ये क्या है, ये पूरे जो है प्रकृति पर छोड़ दिए गए हैं। इस पे यहाँ तक अभी तक कोई मतलब वो एक्टिविटी कोई अलाउड वगैरह नहीं होती है। और दूसरा होता है जो वाइल्डनेस एरिया होता है, यानी कि जो जंगल क्षेत्र होता है, उसमें भी कुछ भी अलाउ नहीं होता है। ये पूरा प्रकृति पर छोड़ दिया गया है। अगर डिसबैलेंस आता है तो प्रकृति यानी कि नेचर अपने आप को बैलेंस कर लेगा। फिर दूसरा क्या है, कैटेगरी 2। ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कैटेगरी 2 में नेशनल पार्क को रखा गया है। ये हम डिस्कस कर रहे हैं IUCN की कैटेगरी। ठीक है, तो नेशनल पार्क को रखा गया है। नेशनल पार्क मैंने अपनी पिछली स्लाइड में आपको बता ही दिया है कि क्या उसमें जो कंजर्वेशन किस प्रकार से होता है। फिर अगर कैटेगरी 3 में बात करें, यानी कि जो प्राकृतिक जो स्मारक होती हैं उनके जो फीचर्स होते हैं उनको कहाँ पे रखा गया, कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 4 में जो स्पीसीज सेंट्रिक जो होती है, यानी कि जो उनका हैबिटेट है, यानी जो घर है, उनको मैनेजमेंट करने के लिए, यानी कि प्रजातियों का जो प्रबंधन क्षेत्र है उनको मैनेज करने के लिए, जो पूरा जो सारा जो होता है स्पीसीज का मैनेज करने के लिए, उसको कहाँ पे रखा गया, कैटेगरी 4 में। जो प्रोटेक्टेड लैंडस्केप्स जो होते हैं उनको कैटेगरी 5 में, और जो प्रोटेक्टेड जो एरिया होती है जिनका हम सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज का, उनको संरक्षित करने के लिए, संसाधनों का सतत उपयोग करते के साथ साथ ही उनका एक संरक्षित क्षेत्र भी होना चाहिए। तो ये क्या है, ये कैटेगरी 6 में रखा गया है। यानी कि आपको कैटेगरी 2 और कैटेगरी 6 याद रखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स होंगे कि उन्हें ये नहीं पता होगा कि IUCN सतत उपयोग के बारे में भी बात करता है, यानी कि जो सस्टेनेबल यूज है उसके बारे में भी बात करता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। तो ये IUCN की कैटेगरी है। अब आपको याद ये रखना है कि नेशनल पार्क कैटेगरी 2 और में रखा गया है, लेकिन जो हमारा 1972 का जो एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, उसमें भी कैटेगरी 4 कैटेगरीज जो है अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का इसको रखा गया है वो इसलिए रखा गया है कि जो IUCN का जो रेड लिस्ट है उसमें कैटेगरी 2 में रखा गया नेशनल पार्क, और जो हमारा भारत का यानी कि बात करें जो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जो एक्ट है, उसके अंतर्गत ही नेशनल पार्कों को कैटेगरी 2 में रखा गया है। यानी कि अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज में कि IUCN के अनुसार नेशनल पार्क को कैटेगरी 6 में रखा गया है, तो ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट गलत होगा। उसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, कैटेगरी 2 में रखा गया है। और यही स्टेटमेंट अगर पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, उसको कैटेगरी 2 में रखा गया है, तो ये क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बनाया जा सकता है क्वेश्चंस को। तो आई होप आपको ये सब कुछ यहाँ पे समझ आ गया होगा। फिर यहाँ पे नोट में क्या रखा है, एज वी मूव फ्रॉम 1 to 6, यानी कैटेगरी 1 से 6 तक हम जब कंटिन्यूसली लगातार जाते हैं तो रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन जो बात करें कि वो क्या होते हैं, रिड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि जैसे हम C1 से जैसे धीरे धीरे कैटेगरी 6 तक आएंगे तो रिस्ट्रिक्शन क्या होंगी, कम होती चली जाती हैं। इसको भी आपको ये याद रखना है। ठीक है, यानी कि जो प्रतिबंध है ये कम होने लगता है। ठीक है, ये अभी हमने IUCN की कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाला, इसके अनुसार भी हम इसको रख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हम एक होलिस्टिक वे में अपने आंसर्स को कर सकें। क्योंकि प्री में ये आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है आसानी से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव संरक्षण यानी कि वन्य जो अभ्यारण्य है, इसको कहाँ पे रखा गया है, कैटेगरी 1, यानी कि कैटेगरी 1 में रखा गया है। लेकिन ये IUCN की कैटेगरी में कौन सा है, ये जो यहाँ पे C4 देख रहे हैं, ये क्या है, IUCN की कैटेगरी है यहाँ पे। तो IUCN की कैटेगरी में कौन सी रखा गया है, कैटेगरी 4 में रखा गया है। लेकिन अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की कैटेगरी में देखा जाए तो वन्य जीव जो अभ्यारण्य है इसे कैटेगरी 1 में रखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है, IUCN की कैटेगरी में 2 में रखा गया है, और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है इसमें भी कैटेगरी 2 में रखा गया है। यानी कि ये एक कॉमन बात है हमारे एक्ट में और जो IUCN की जो कैटेगरी है दोनों। ठीक है, तो इसको आपको ये याद रखना है। जैसे हमने कम्युनिटी रिजर्व की बात करी थी, जब लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है उसे सामुदायिक रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, IUCN की 6 में, लेकिन भारत के जो एक्ट है 1972 का उसमें कैटेगरी 3 में आता है। ठीक है,
सेम इसी तरह से आप देखेंगे कि जो कैटेगरी 5 है, संरक्षण रिजर्व की बात करते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व, लेकिन भारत में अगर रिस्ट्रिक्शन की बात करें, उसमें हमने बात किया था कि जो आईयूसीएन का जो रिस्ट्रिक्शन है कैटेगरी C1 से जब हम C6 की तरफ जाते हैं, यानी कैटेगरी 6 तक जाते हैं, तो क्या है, रिस्ट्रिक्शन धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि जो प्रतिबंध है नेशनल पार्क में होता है। ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन इन इंडिया, भारत में जो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है नेशनल पार्क में होता है, फिर उसके बाद थोड़ा कम होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होता है, फिर यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व, फिर यहाँ पे आप देखेंगे जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसमें, ये तो आप दोनों को एक साथ देख सकते हैं। फिर यहाँ पे कम्युनिटी जो रिजर्व है, सबसे कम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। कम्युनिटी रिजर्व इसीलिए बनाया गया है ताकि जो यहाँ पे लोगों का जो पार्टिसिपेशन है उसके तहत एक ऑप्शन होता है कि लोग जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें, पेड़ पौधे, नदी झरने इत्यादि जो होते हैं इनको जो है कंजर्व किया जा सके, संरक्षण किया जा सके। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आपको आईयूसीएन का जो कैटेगरी 2 और 1972 का जो एक्ट है उसमें कैटेगरी 2 दोनों कॉमन बात ये याद रखनी है। फिर भारत में रिस्ट्रिक्शन के बारे में याद रखना है कि सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे होता है, नेशनल पार्क में होता है, और सबसे कम कहाँ पे होता है, कि जो कम्युनिटी रिजर्व होता है। इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज बना दिया जा सकता है कि 1972 के अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन कम्युनिटी रिजर्व पे होता है और सबसे कम रिस्ट्रिक्शन जो प्रतिबंध होता है वो नेशनल पार्क में होता है। ठीक है, आप देखेंगे तो जो पूरा इंटरचेंज कर दिया गया है स्टेटमेंट को, यानी कि जो नेशनल पार्क में है सबसे कम कर दिया गया है और जो कम्युनिटी रिजर्व में सबसे ज्यादा कर दिया गया है। देखिए अगर दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएंगे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को डिजाइन किया जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो कम्युनिटी रिजर्व और जो कंजर्वेशन रिजर्व है इनको कब ऐड किया गया, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें अमेंड कब किया गया था, यानी कि 2002 में इसमें संशोधन के माध्यम से जो कम्युनिटी रिजर्व है और जो कंजर्वेशन रिजर्व है इन दोनों को ऐड किया गया है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल के रूप में भी दे सकते हैं, यानी कि जो तिल्लारी जो कंजर्वेशन रिजर्व है कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं। तो क्या ये इसको 2002 के संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन सा क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जो अभ्यारण्य है, क्या इनको जो है नेशनल पार्क बनाया जा सकता है? तो जी हाँ, इनको जो है नेशनल पार्क तो बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है, सबसे कम रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे होता है, कम्युनिटी रिजर्व में होता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नेशनल पार्क की तुलना में कम रिस्ट्रिक्शन होते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये नेशनल पार्क में हाई रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि ये हाई स्टेटस इसको प्राप्त है, उससे कम स्टेटस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्राप्त है। ठीक है, तो यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम नेशनल पार्क बना सकते हैं, लेकिन जो नेशनल पार्क है यहाँ पे हाई रिस्ट्रिक्शन होते हैं, इसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी उसका स्टेटस हम डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे डाउनग्रेड नेशनल पार्क का जो स्टेटस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में करके उसको स्टेटस को डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक ओवरव्यू लग गया होगा। तो ये अब तक हमने पूरा इसको डिस्कस किया है। अब हम करेंगे जो हमारी रेड लिस्ट कैटेगरी है। अभी हमने आपको बताया था ना कि जो पहले तो डेटा रिसर्च करता है, फिर इसके बाद डेटा को गैदर करता है, फिर इसके बाद क्या करता है, एनालिसिस करता है आईयूसीएन। जब आईयूसीएन जब इसको एनालिसिस कर लेता है तो उसके बाद क्या रेड लिस्ट पब्लिश करता है कि जितनी भी स्पीसीज होती हैं उनके बारे में कौन कौन सी स्टेटस किसको कैसे दिया गया है उसको यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो उसी रेड लिस्ट के बारे में हम देखेंगे। तो आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है इसमें जो है सबसे पहली कैटेगरी आती है एक्सटिंक्ट, यानी कि जो विलुप्त हो चुकी प्रजातियां उनके बारे में देखते हैं। यानी कि वह प्रजातियां जो विगत 50 वर्षों में, यानी कि विगत 50 वर्ष में, यानी कि जो उनका नेचुरल हैबिटेट था वो वहां से विलुप्त हो चुकी है, नहीं दिखाई देती हैं। जैसे हम बात करें डायनासोर, तो डायनासोर तो अब ये नहीं देखता है, तो उनको क्या बोला जाएगा, एक्सटेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक याद रखना है। पूरा इसी के नोट्स के फॉर्म में ही पूरा ये जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम में आप जुड़ जाएंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। फिर क्या है, दूसरी कैटेगरी है एक्सटेंट इन द वाइल्ड, यानी कि जंगल में ही विलुप्त हो गए हैं, लेकिन जब वो जंगल में विलुप्त हो गए हैं लेकिन अभी भी उन्हें एक कृत्रिम आवास, यानी कि मैन मेड जो आवास है, चिड़ियाघर है, वहां पे संरक्षित किया गया है। तो ये क्या है, ये वे प्रजातियां जो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाई जाती, यानी कि नेचुरल जो उनका हैबिटेट है वहां पे नहीं पाई जाती हैं, लेकिन अभी भी जो कृत्रिम आवास है, कृत्रिम आवास कहने का मतलब ये है कि जो मैन मेड होते हैं उन्हीं को ही कृत्रिम बोला जाता है। जैसे चिड़ियाघर है वहां पे संरक्षित किया गया है, तो उन्हें क्या बोला जाएगा कि एक्सटेंट इन द वाइल्ड, यानी कि जंगल से विलुप्त हो गए हैं लेकिन अभी भी वो अभी इस पृथ्वी पे है, एक तरीके से विलुप्त नहीं हुए हैं, जंगल से विलुप्त हो गए हैं, लेकिन अभी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में अभी भी मौजूद हैं या उन्हें कहीं संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट किया जाता है, यहाँ पे ईडब्ल्यू के साथ इसको यहाँ पे डिनोट किया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब किसी भी स्पीसीज के नीचे या आसपास कभी भी ईडब्ल्यू लगे तो इसका मतलब है कि वो स्पीसीज जो है वहां पे जंगल पे विलुप्त हो गई, लेकिन अभी भी उसका जो कृत्रिम यानी कि जो मैन मेड यहाँ पे जो हैबिटेट है, आर्टिफिशियल बात करें जो आर्टिफिशियल हैबिटेट्स है वहां पे उसको संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है,
फिर अगर हम बात करते हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि गंभीर खतरे में होते हैं, यानी कि अति संकटग्रस्त भी आप इसको बोल सकते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? CRC। जैसे कि अभी हमने बात किया ना कि जो हिमालयन ब्राउन बियर की भी हमने पहले स्लाइड में बात करी थी, वो क्या था? क्रिटिकली इंडेंजर्ड था। इसको हम कैसे देखते हैं? जैसे मतलब कि ऐसी प्रजातियां जिनकी जनसंख्या विगत 10 वर्ष में, यानी कि पिछले 10 वर्ष जो होंगे, 90% की उसमें कमी आ गई हो, यानी कि जैसे हम ब्राउन बियर की बात कर रहे थे, तो विगत 10 वर्ष में उसकी जनसंख्या में 90% की कमी आ गई हो, या जो उनकी टोटल जो पॉपुलेशन है, जो कुल जनसंख्या है, कुल संख्या कितनी है? 250 ही रह गई हो, 250 रह गई हो, या पिछले 3 वर्ष में 25% की गिरावट आ गई हो। जैसे आप यहाँ पे एक साइबेरियन क्राइन भी देख सकते हैं, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये क्या है? ये एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ कोई ना कोई तो एक जरूर इसमें फिट बैठ जाएगा। जैसे पिछले 10 वर्ष का आंकड़ा देखेंगे, अगर 90% अगर डिक्रीज हुई है तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। फिर अगर उनकी जनसंख्या 250 रह गई तो वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएगा। फिर अगर पिछले 3 वर्ष में, क्योंकि 10 वर्ष एक लंबा टाइम पीरियड होता है ना, तो अब उसको यहाँ पे देखने के लिए अब हम चले 10 साल बाद उसको कैलकुलेट करेंगे, डिसाइड करेंगे, तब तक पता चले कि वो प्रजाति विलुप्त हो चुकी हो। तो इसको देखते हुए यहाँ पे पिछले 3 वर्ष में अगर 25% की गिरावट आ गई है, तो भी वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं साइबेरियन क्रेन। ठीक है। तो ये कुछ आपको एक बेसिक बातें भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। फिर चौथी कैटेगरी है इंडेंजर्ड। इसको किससे डिनोट किया जाता है? EN से डिनोट किया जाता है। किसी भी अगर स्पीसीज प्रजाति के को आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ें, अगर उसमें इंडेंजर्ड लिखा हुआ है, EN भी लिखा हुआ है, तो आपको देखना है कि वो प्रजाति जो है संकटग्रस्त है। और इसको कैसे निकाला जाता है? जैसे विगत 10 वर्षों में इनमें 70% की गिरावट आ गई हो, या उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी रह गई हो? 2500 रह गई हो, या पिछले 5 वर्ष में 20% की कमी देखी जा रही हो। जैसे कि जो ये मस्क डियर है, मस्क डियर, ये आप इसको एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझ सकते हैं। होपफुली ये जो पूरा डाउट था आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पे पूरी सारी चीजें एक स्लाइड में रखने की कोशिश की है। ठीक है। पांचवी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, जो वनरेबल है, यानी कि संवेदनशील है, इसको हम V और U से डिनोट करते हैं। तो ऐसी प्रजातियां जिनकी जनसंख्या विगत 10 वर्ष में 50% की कमी, कुल जनसंख्या कितनी रह गई हो? 10,000 रह गई हो, या पिछले 10 वर्षों में 10% की कमी दर्ज की गई हो, जैसे सारस क्रेन। तो आपको सिनॉप्सिस नोट्स भी साथ साथ बनाते चलना है। जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड की आप बनाएंगे तो आप 90% देखेंगे कितने पिछले 10 ईयर में, फिर इसके बाद 250, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 3 वर्ष में जो है 25%। इस तरीके से आप सिनॉप्सिस नोट्स भी बनाते रहेंगे और ये वीडियो को देखते जाएंगे। तो जब भी आप किसी चीज़ को लिखते चलते हैं ना साथ में, तो उसकी जो याद रखने की कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। ऐसे आप देखेंगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन याद रहेगा, फिर उसके बाद क्या है, वहाँ पे फिर लैग आना शुरू हो जाता है, फिर भूलने वाली चीज़ें जो है शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि दोबारा तो आप इसको फिर वीडियो तो देखने आओगे नहीं ना, तो जब आपको डाउट आएगा तभी आप देखने आओगे। तो अगर आप किसी चीज़ का नोट्स बना लेते हो तो आपके पास ये ऑप्शन जरूर रहता है कि हाँ ठीक है, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उनको हम क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, वनरेबल में 10 वर्षों में 10% की कमी, या पिछले 10 वर्ष में 50% की कमी देखी गई हो, या उनकी जनसंख्या कितनी रह गई हो, टोटल 10,000 रह गई हो, तो वो वनरेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सारस क्रेन। अब बात कर लेते हैं जो नेशनल पार्क है, क्योंकि हमने बताया था ना, सबसे पहले हम नेशनल पार्क को कवर करेंगे। कंजर्वेशन का जो टॉपिक है इसको हम कवर करेंगे। तो नेशनल पार्क इन इंडिया, इसमें हम देखेंगे कि नेशनल पार्क के जो बेसिक पॉइंट्स है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि मैंने पहले ही बताया था कि नेशनल पार्क हैज मोर रिस्ट्रिक्शन एज कम्पेयर टू ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव अभ्यारण्य की तुलना में अधिक प्रतिबंध होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। फिर यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है वो यहाँ पे अलाउड दे नॉट बी डाउनग्रेड टू स्टेटस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी किसी भी मानवीय गतिविधि यहाँ पे जो है अलाउ नहीं होती है, यानी कि नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, दे कैन नॉट बी डाउनग्रेड द स्टेटस ऑफ ए सेंचुरी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेशनल पार्क को हम जो है सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कुछ मैंने बेसिक आपको पहले ही बता दिया है। यानी कि अगर हम बात करें कि जो इसमें ह्यूमन गतिविधि तो इन्वॉल्व नहीं होती है और न ही अभ्यारण्य का दर्जा उसे दिया जा सकता है। फिर बात करते हैं जो नेशनल पार्क है, इनको जो है डिक्लेयर्ड कौन कर सकते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों इसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसे बना सकती हैं। ठीक है। और जो नेशनल पार्क इन इंडिया एंड IUCN कैटेगरी प्रोटेक्टेड एरिया जो है, इसे कैटेगरी 2 में रखा गया है, श्रेणी 2 में रखा गया है। होपफुली ये आपको यहाँ पे सारा जो बेसिक पॉइंट है मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बता दिया था, तो ये आपको अब यहाँ से धीरे धीरे आप कवर करने लगेंगे कि कैसे हमें देखना है। अब मूव करेंगे हम कुछ नेशनल पार्कों को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं।
ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे भारत का जो फर्स्ट नेशनल पार्क स्टैब्लिश इन 1936, यानी कि हेली नेशनल पार्क के रूप में इसे 1936 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मोस्टली आप देखेंगे कि जिम कॉर्बेट के नाम से ही जानते हैं, लेकिन अभी इसका नाम चेंज हो गया है। जिम कॉर्बेट का जो नाम है अब रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आपको याद रखनी है। ठीक है। फिर अगर बात आती है, जैसे कि मान के चलिए ये नेशनल पार्क है, अब ये इतने एरिया में जो है मतलब फैला हुआ है। अब इसकी जो बाउंड्रीज है, मान के चलिए अगर हमें इसे छोटा करना है, बड़ा करना है, तो इसको कैसे किया जा सकता है? तो इसके लिए चेंज इन द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क कैन बी मेड ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, यानी कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अप्रूवल के बाद ही इसमें जो है जो बाउंड्रीज है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। और जो नेशनल वाइल्ड लाइफ जो बोर्ड है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अनुमति के अनुसार ही आप नेशनल पार्क में जो बाउंड्रीज हैं चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगर जो मान के चलिए ये नेशनल पार्क है, ये तो बाउंड्रीज के बारे में हो गया। अब इनको मैनेज कौन करता है? यानी कि जो वाइल्ड लाइफ जो वहाँ पे वार्डन होते हैं, वो यहाँ पे इसको मैनेज करते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज आर कंट्रोल्ड, मैनेज्ड एंड जो मेंटेन्ड जो होते हैं, यहाँ पे कौन करते हैं? वाइल्ड लाइफ जो वार्डन है वो यहाँ पे पूरा इसको मैनेज किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक कंपेरिजन देख लेते हैं, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे टोटल अगर नेशनल पार्क की बात करें, जो भारत में कितने हैं? 106, यानी कि 106 नेशनल पार्क हैं, जो परसेंटेज में क्या है? 1.33% है। तो आपको यहाँ से एक स्टेटमेंट में दिया जा सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क दिए इतने परसेंट हैं। भारत में नेशनल पार्कों की संख्या इतनी है, या परसेंट में दिया जा सकता है कि इंटरचेंज कर दिया जा सकता है कि 5% भारत में नेशनल पार्क हैं। तो आपको ये याद रखना है कि करीब करीब 1.5% के आसपास है लगभग। आप इसको ये इस तरीके से याद रख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो 566 है, जो कि परसेंटेज में जो है 3.72% है, यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य है। और जो कंजर्वेशन रिजर्व है 97 है। ये आपको पूरा ये जो क्या है अपडेटेड है, आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन किसी भी वेबसाइट में जाइएगा तो वहाँ पे सब हो सकता है इसका ओल्ड ही मिले, लेकिन आप जब करंट के साथ इसको लिंक करके देखेंगे तो कई सारी चीजें जो बढ़ाई गई हैं। जैसे आप देखेंगे रामसर सोसाइटी पहले यूपी के पास ज्यादा थी, अभी लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा 14 जो रामसर सोसाइटी किसके पास है? तमिलनाडु के पास है। ठीक है, ये करंट की अपडेट है, लेकिन अगर आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे अभी भी यूपी दिखा रहा हुआ है, हो सकता है अपडेट भी कर दिए हो, कहा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये कितने 97% है, यानी कि जो इनके परसेंटेज के रूप में देखा जाए 0.14% है। कम्युनिटी रिजर्व सबसे कम है, यानी कि जो परसेंटेज के एरिया में देखा 0.04% है, यानी कि अगर देखा जाए तो कंजर्वेशन की तुलना में कम्युनिटी रिजर्व ज्यादा है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि भारत में जो कम्युनिटी रिजर्व है, यहाँ पे जो संरक्षण रिजर्व की तुलना में कम्युनिटी रिजर्व की संख्या अधिक है। तो इस तरीके से भी आपको, जैसे कि अगर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यूपीएससी का ये तो स्टाइल ही है, तो इस तरीके से बनाया जा सकता है कि भारत में कम्युनिटी रिजर्व की तुलना में, यानी कम्युनिटी रिजर्व की तुलना में कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या अधिक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट क्या गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन रिजर्व जो है 97 है, जबकि कम्युनिटी रिजर्व क्या है? 214 है। तो इस तरीके से भी आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प, ये डेटा जो है हेल्प कर सकता है। यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया 993 है, परसेंटेज में भी देखिए तो सबसे ज्यादा है। तो आपको याद क्या रखना है? ये डेटा आपको लगभग याद होना चाहिए। आपको तो ये तो पता चल ही गया कि नेशनल पार्क सबसे ज्यादा परसेंटेज के रूप में नहीं है, और सबसे ज्यादा परसेंटेज के रूप में क्या? प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है। और इसके साथ साथ नोट में आप देखेंगे जो वेदांतंगल वर्ल्ड सेंचुरी है, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, चेन्नई के पास है। तो यहाँ पे जो स्टैब्लिश जो हुई थी 1796 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। ये भारत की सबसे ओल्डेस्ट वर्ल्ड सेंचुरी है, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे ओल्डेस्ट वर्ल्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो आपको इस तरीके से भी तैयार रहना है। चलिए अब हम बात करेंगे जो हमारा नेशनल पार्क है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख का जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है उनको हम कवर करेंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको जो है नॉर्थ से साउथ अरेंज करके रखा गया है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। यानी कि हम उत्तर से दक्षिण की ओर नेशनल पार्क जितने भी होंगे जिसको हम कवर करेंगे। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला कौन सा है? दचिगम नेशनल पार्क। दचिगम नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? ये जो लोकेटेड है यानी कि जबरवान रेंज है, यानी कि जो पश्चिमी हिमालय है वहाँ का जो जबरवान
जबरवान रेंज है वहाँ पे लोकेटेड है। इसको डिक्लेयर कब किया गया था नेशनल पार्क? ये जो है 1981 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। और इसमें जो इस पार्क में इसको किस रूप में जाना जा सकता है, यानी कि जो इसका जो हंगुल है यानी कश्मीरी जो स्टैग है, इसका जो क्या होम हैबिटेट है यानी इसका घर है, तो इसके रूप में हिरन के घर के रूप में इसको जाना जा सकता है। इसका एक और नाम है हंगुल और जो कश्मीरी स्टैग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो जबरवान रेंज है ये याद होना चाहिए, दूसरा पॉइंट। फिर वेस्टर्न हिमालय ये तो आपको याद रहेगा। तीसरा पॉइंट ये डिक्लेयर कब किया गया ये याद होना चाहिए। चौथा क्या है? कश्मीरी स्टैग या हंगुल, इसको आपको याद रखना है। फिर अगर स्टेटस की अगर हम बात करें तो इस नेशनल पार्क में तो एक तो मस्क डियर आपको देखने को मिलेगा। मस्क डियर ये इसकी कैटेगरी क्या है? ईएन। अब इसका जो बेसिक है इसको हमने पहले ही कवर कर लिया है। अब आपको यहाँ पे ये जो ईएन लिखा है ये आपको समझ आएगा। इसी तरीके से ही जो भी न्यूज़पेपर जैसे हम बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, द हिंदू की अगर आप पढ़ते होंगे तो जब भी मस्क डियर की बात आती है तो उसके बगल में ईएन जरूर लिखा रहेगा। तो अब आपको समझ आएगा कि ये ईएन है क्या, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, वहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है। तो अब आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर अगर हम हंगुल की बात करें यानी कि जो कश्मीरी स्टैग है इसका स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आप यहाँ पे पिक में भी देख सकते हैं, फोटो लगे हुए इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप इसको देख सकते हैं। फिर दूसरा जो है सिटी फॉरेस्ट। सिटी फॉरेस्ट है या इसी को सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये यहाँ पे लोकेटेड है, श्रीनगर में लोकेटेड है। कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, मस्क डियर पाया जाता है, हिमालयन शेरो पाया जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली नेशनल पार्क है, यहाँ पे कश्मीरी स्टैग यानी कि हंगुल, इसका स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और फिर यहाँ पे देखेंगे जो मस्क डियर है इसका स्टेटस है इंडेंजर्ड। और जो हिमालयन शेरो है ये क्या है? वनरेबल है। ठीक है, फिर यहाँ पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि मरुसुधार रिवर ये क्या है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? चिनाब रिवर की, लेकिन चिनाब नदी है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। हमने तो ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रख ली, लेकिन कैसे क्वेश्चन बनेगा? जैसे कि आप यूपीएससी के क्वेश्चंस के फॉर्मेट की बात करें तो उसमें देखने को मिलेगा कि जैसे कि मरुसुधार रिवर दे दिया जाएगा। ठीक है, चिनाब नदी की सहायक नदी मरुसुधार रिवर है। इस तरीके से क्वेश्चंस को डिजाइन किया जाता है। जैसे कि अगर हम और भी देखें, हम ऊपर वाला देखते हैं यानी कि जो लोग सिटी फॉरेस्ट वाला जो नेशनल पार्क है, कश्मीरी स्टैग, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाएगा कि कश्मीरी स्टैग, मस्क डियर और जो हिमालयन शेरो है वो लोकेटेड है श्रीनगर में। श्रीनगर में ऐसा नेशनल पार्क बताइए जो श्रीनगर में लोकेटेड है, जहां पे कश्मीरी स्टैग पाया जाता है और मस्क डियर भी पाया जाता है, जिसका स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड है कैटेगरी में है। वो कौन सा नेशनल पार्क है? तो अब इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आप जैसे 2 से 3 इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है और आपसे यूपीएससी क्या पूछता है? आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, आप बताइए कौन सा यहाँ पे सही है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके यहाँ से सही हो जाएंगे। अभी आप क्वेश्चंस को देखेंगे ना, लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप इन सारे क्वेश्चंस को, इसी टाइप के क्वेश्चंस को वहाँ पे डिजाइन किए गए हैं, आप सारे क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। बस आपको फोकस होकर के देखना है, पढ़ना है और रनिंग नोट्स भी बनाने हैं। ये क्या है? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क क्या है? लद्दाख का है। हाईएस्ट जो है नेशनल पार्क है और हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है। ये हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है। ग्लोबली फेमस किसके लिए है? स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है और जिसका संबंध किससे है? इंडस रिवर से है। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी और यहाँ पे जो फेमस है विश्व में मान के चलिए स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है और सबसे ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर स्थित एक नेशनल पार्क है जहाँ पे सिंधु नदी से संबंधित है, ग्लोबली स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। बताइए कौन सा यहाँ पे सही है, किस नेशनल पार्क की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को जो यूपीएससी जो होती है आप यहाँ पे देखेंगे कि यूपीएससी क्वेश्चंस को डिजाइन करता है। और आप देखें कि 2 से 3 क्वेश्चन, कई बार तो 5 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। जो जियोग्राफी है, जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है, वहां से कैसे एनवायरमेंट को लिंक करके क्वेश्चन को यूपीएससी पूछती है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे जो अभी हमने जम्मू एंड कश्मीर जो लद्दाख का जो नेशनल पार्क है उसको नॉर्थ से साउथ तक पूरा जो है डिस्कस किए हैं। जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, हालांकि बहुत सारे हैं तो उसको हम कवर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, कि जो इंपॉर्टेंट है उनको हम कवर करेंगे। जैसे कि आप बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है इंदर किला नेशनल पार्क। मैं यहाँ पे आप सभी को एक सजेशन दूंगा कि आप जो है एटलस लेकर के बैठिएगा। उसमें जो है सारे जो इन्फॉर्मेशन आप उनको नोट करते रहिएगा या नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। तो इंदर किला की बात करें, ये कहाँ पे लोकेटेड है? कुल्लू वैली के आसपास जो है ये लोकेटेड है, ब्यास रिवर से संबंधित है। यहाँ पे जो है हिमालयन एबेक्स पाई जाती है, जिसका स्टेटस क्या है? लिस्ट कंसर्न, यानी कि इसको कोई खतरे की स्थिति नहीं है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो में भी रखी है। फिर दूसरा यहाँ पे खीर गंगा नेशनल पार्क क्या है? ये स्नो लेपर्ड के लिए जो है जाना जाता है। और यहाँ पे जो हिमालयन ब्राउन फॉक्स है ये भी आपको देखने को मिलेगी, ब्लू सीप वगैरह ये सब देखने को मिलती है।
फिर यहाँ पिन वैली है, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। पिन वैली नेशनल पार्क है, इसमें क्या है, ये जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है हिमालयन रीजन में, वो उसके अंदर स्थित है, यानी कि भीतर स्थित है। और कौन सी रिवर से संबंधित है? यहाँ पे जो पिन रिवर है उससे संबंधित है, जो कि पिन रिवर किसकी सहायक नदी है? स्पीति रिवर की सहायक नदी है। और जो स्पीति रिवर है, ये किसकी सहायक नदी है? सतलज नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले तो सतलज नदी की सहायक नदी ये याद होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर स्थित ये याद होना चाहिए, और कहाँ पे ये हिमालयन रीजन में है। ठीक है, फिर अगर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करें, अगेन कुल्लू वैली में जो है ये स्थित है। स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, जिसका स्टेटस वनरेबल है। हिमालयन ब्राउन बियर, जिसकी ये आप यहाँ पे हम बात भी कर रहे थे पहले स्लाइड पे, तो वो इसका स्टेटस यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे तीर्थन रिवर, आपको ये जरूर याद रखना है, तीर्थन रिवर से संबंधित है, जिसकी ट्रिब्यूटरी है ये ब्यास रिवर की। अब इसमें कौन कौन सा याद रखना है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में आपको कुल्लू वैली में ये याद होना चाहिए कि वहाँ पे स्थित है। यहाँ पे क्या है? तीर्थन नदी से संबंधित है, ब्राउन बियर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये 3 से 4 इन्फॉर्मेशन आपको याद होने चाहिए। फिर यहाँ पे सिम्बार वाला नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है? प्योंता वैली में जो स्थित है, ये आपको याद रखना है, प्योंता वैली। और जो यहाँ पे साल फॉरेस्ट है, इसके लिए भी ये जो है जाना जाता है। ठीक है, आप देखेंगे किस तरीके से होलिस्टिक वे में पूरा जो है कॉन्टेक्स्ट जो है सेट किया गया है। ठीक है, अब ये हम जो बात कर रहे थे, जो क्वेश्चंस होंगे जो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे, तो अब यहाँ इनके क्वेश्चंस को आपको आंसर, अगर आपने वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा तो इन क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से कर देंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो 4 क्वेश्चंस को रखे गए हैं, यानी कि जबरवान रेंज हैंगुल मस्क डियर रिलेटेड इन विच नेशनल पार्क। आई थिंक मैंने बताया इसी तरीके से 3 से 4 इन्फॉर्मेशन, यानी कि 1, 2 एंड 3, यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन से नेशनल पार्क के लिए से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे देंगे। ठीक है, विच नेशनल पार्क लोकेटेड इन पोएंता वैली एंड फेमस फॉर सॉल फॉरेस्ट, यानी कि जो साल के वृक्ष हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। अभी जस्ट मैंने ही अभी उसको यहाँ पे डिस्कस कराया है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यानी कुल मिलाकर के ये जो चारों क्वेश्चन है इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। Which national park lies with cold desert biosphere reserve and related to Spiti River, a tributary of Satluj? अगेन आप देख रहे हैं किस तरीके से 3 से 4 इन्फॉर्मेशन को जो है लिंक करके क्वेश्चंस को यहाँ पे बनाए गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हिमालयन ब्राउन बियर इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड रिलेटेड तीर्थन रिवर इन विच नेशनल पार्क हैव इट्स हैबिटेट, यानी कि कौन से नेशनल पार्क में इसका निवास स्थान है जहाँ पे हिमालयन भूरा भालू एक गंभीर लुप्तप्राय प्रजाति है और तीर्थन नदी से संबंधित है। तो ये आप देखें किस तरह के क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे बनाए गए हैं। तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन देखेंगे, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। 4 क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में देना है। और अगेन मैं अभी बताऊँ, अगर सेशन के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम में जाएंगे तो प्रिसीजन आईएएस सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम शो हो जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी हम इस क्लासेस को हम और कंटिन्यूसली करेंगे, ये आपको वीकली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा अगला स्टेट होगा उसका हम नेशनल पार्क कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि नेशनल पार्क बस सी ना कवर करें, और भी टाइगर रिजर्व वगैरह सारी चीज़ें हैं उसको भी हम देखते चले चलेंगे। अभी तो नॉर्थ रीजन का था, उसमें कोई टाइगर रिजर्व है ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।